तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाला है अपना नया लेक्चर। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ट्रायंगल्स की हम लोग ने थ्योरम्स की स्टार्टिंग कर दी थी थेल्स थ्योरम के साथ। थेल्स थ्योरम का असली नाम है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम उसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जिन्होंने उसको प्रपोज किया था उनका नाम भी थेल्स था, तो उनके ऑनर में इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी रखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2 से, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो पहली चीज कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है ही डालो, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट बोलता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लिखते हैं इसको पहले, क्या बोल रहा है। If a line divides any two sides, if a line divides divides, if a line divides two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel, parallel to the third side. थर्ड साइड। देखो बेटा, ये कुछ भी नहीं है, बस उसका जो भी मैंने अभी थेल्स थ्योरम हम लोग ने पढ़ी है, अभी तक हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। उसमें लोग क्या होता था, उसमें हम लोग का होता था कि एक ट्रायंगल होता था, एक ट्रायंगल होता था। ठीक है ना, उसमें हम लोग को पता होता था कि ये जो लाइन गई है, ये लाइन इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये मतलब अगर मान लो ये ए बी सी है और ये डी और ई है, तो अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हम लोग कह सकते थे ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, हम लोग ये कह सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है कि अगर हमको ये रेशियो दिया गया है तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन गई है वो इसके पैरेलल है, मतलब इसका उल्टा। तो ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रूफ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया हुआ है। गिवन कैसे लिखेंगे हम लोग, जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको समझ में आने वाला है वो। जैसे कि मेरे पास स्टेटमेंट क्या था, मेरे पास स्टेटमेंट था if a line divides any two sides of a triangle in same ratio then the line is parallel to the third side। ठीक है ना, हमारे पास स्टेटमेंट था if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब कि हमारे पास एक ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल होगा मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है। अगर ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल है मेरे पास, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में बोल रहा है टू इफ अ लाइन डिवाइड, कोई भी लाइन है जो ऐसे खींच दी गई है। ठीक है, ऐसे खींच दी है उसने, और ये बोल रहा है इस लाइन ने इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, मतलब ए बी और ए सी, उनको सेम रेशियो में काट दिया है। मतलब कि ए बी सॉरी यहाँ पे डी, अगर मान लो मैं डी मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया अगर, तो यहाँ पे बोल रहा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये मेरे को गिवन है, मतलब हमको ट्रायंगल गिवन है और ये रेशियोज गिवन है। अगर ये रेशियोज गिवन है जहां पे डी और ई क्या है, डी और ई आर द इंटरसेक्शन ऑन ए बी एंड ए सी। डी और ई इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ए बी और ए सी पर। ठीक है ना, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू बी सी है। हमको ये प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू बी सी है। देखो जस्ट ऑपोजिट है पहले वाले का। हम लोग पहले वाले में क्या करा था, पहले वाले में हमारा था कि हमको पता था कि ये डी पैरेलल टू बी सी है और हमको प्रूफ करना था ये, लेकिन यहाँ पे हमको ये दिया गया है, हमको प्रूव करना है कि डी पैरेलल टू बी सी है। ठीक है ना, तो अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग से करते, थोड़ा हटके करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें लोग पहला स्टेटमेंट लिखते हैं
मतलब इतना चार्ट करते हैं हम लोग, जैसे कि पहला है, अब प्रूफ चालू करें ना लोग, प्रूफ, सॉरी स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, प्रूफ PR होता है, PROOF, प्रूफ चालू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ क्या, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, मान लेते हैं कि AC पे ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से DE पैरेलल हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, या तो ऐसे बोलो, लेट DB बी नॉट पैरेलल टू BC, लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा कि मान लेते हैं कि DE BC से पैरेलल है ही नहीं। आप मेरे को बोल रहे हो प्रूफ करके दिखाओ, मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मैं मानता हूं कि वो है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे एक चीज आएगी कि देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, एक साइड पे कोई पॉइंट है हमारा, तो कोई ना कोई तो ऐसी लाइन जरूर बनेगी जो लाइन इसके पैरेलल होगी, है कि नहीं। मतलब कोई ना कोई लाइन तो ऐसी डी से, जैसे मान लो ये लाइन है, ये मतलब ये ट्राइंगल गया है, ठीक, इस पॉइंट से मैंने काफी लाइनें खींच दी, ये नहीं जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट से, देखो ये डी पॉइंट है, यहाँ से मैं 2 3 4 5 लाइनें खींच रहा हूँ, ये खींच दी मैंने, ये खींच दी मैंने, ये खींच दी मैंने, ठीक है। और जैसे मान लो अगर मैं इनमें से कोई ना कोई तो लाइन इससे पैरेलल होगी ना, कोई ना कोई लाइन तो, जैसे मान लो ये गई है सारी लाइनें, इनमें से कोई ना कोई एक लाइन तो ये BC के पैरेलल जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, वो तो होना ही होना है, क्योंकि एक कंडीशन वो भी आती है। अगर मान लो आप एक प्रोटेक्टर लेते हो, उसमें हर एक डिग्री पे, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हर डिग्री पे अगर बनाते हो लाइन, आप हर डिग्री के बेसिस पे आप लाइन बना रहे हो, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जो इसके पैरेलल भी जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो DE नहीं है, डी हमको प्रूव करना है, लेकिन मान लेते हैं कि वो DE नहीं है। अगर DE नहीं होगी तो कोई ना कोई लाइन तो होगी ना, कोई ना कोई लाइन तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, होना तो पक्का है। तो अगर DE नहीं है तो कोई और सही, तो हम लोग मान लेते हैं वो लाइन हो जाती है। तो जब हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो हम इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। जब हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, सो देयर must be another line, there must be another line which is parallel to BC, है कि नहीं। बात सही है कि नहीं है, कि अगर DE हमने मान लिया कि पैरेलल BC के नहीं है, तो इधर कोई ना कोई और लाइन तो पक्का होनी चाहिए ना जो BC के पैरेलल हो। तो उस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग, तो से DF पैरेलल टू BC, उस लाइन को नाम दे दिया हमने DF, मतलब कोई दूसरा पॉइंट D से निकला हुआ जो वहां पे जाके F पे जोड़ रहा है, वो उसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं ऐसे करके D से कोई दूसरी लाइन निकाल दूं, जैसे मान लो ये जा रही है, ठीक, ये मान ली मैंने F, और हमने ये कह दिया कि DF जो है वो BC के पैरेलल कर दिया, ठीक है ना, DF जो है वो BC के पैरेलल कर दिया, ठीक। अब आते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारा बोल रहा था कि अगर कोई लाइन आती है, अगर कोई लाइन कोई भी, मतलब कहीं से उठा कर ला दो, कोई लाइन अगर आ रही है जो इन दोनों साइड्स को काट रही है, तो अगर वो काटेगी तो उनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल होंगे, है कि नहीं। तो अगर मैंने माना है कि DF वो लाइन है जो इसको काट रही है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC होना चाहिए, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्या इरेज करूं, जो मार्कर चेंज करता हूं, यहीं पे लिखता हूं, इरेज नहीं करता। देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने, जैसे दोबारा बता रहा हूं मैं, क्या बोला था मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि कोई भी लाइन अगर आती है जो दो साइड्स को काटती है, ठीक है, कोई भी लाइन आती है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को काट रही है, तो ये पक्का है कि रेशियो तो सेम होने, तो बोला रेशियो सेम है कि नहीं, तो रेशियो तो सेम होंगे ही होंगे। तो अगर मैंने माना है कि वो लाइन DF है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF, क्योंकि अब नई लाइन हो गई है DF, ठीक है ना, E मैंने हटा दिया, अब नई लाइन हो गई है DF, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा DF अपॉन FC, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया रिलेशन 2, इसको ये जो क्वेश्चन है, लेकिन एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था, कौन सा वाला, ये वाला,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, EC इसको मैंने मान लिया था 1, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC यहां से मिल रहा है, और AD अपॉन DB इज इक्वल टू DF अपॉन FC यहां से मिल रहा है। तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 इससे क्या हो जाएगा, इससे DF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। DF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है कि नहीं? समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जब ये, अब अगर DF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो अगर मैं बोल दूं एडिंग 1 बोथ साइड, ये फंडा आपको याद होगा, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कल इस बेसिस पे, एडिंग 1 वाले पे, एडिंग 1 बोथ साइड। अब जब देखो जो चेंज हम लोग दोनों तरफ करते हैं उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन उससे कुछ फायदा हमको होता है। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे DF अपॉन FC प्लस 1 करेंगे और इक्वल टू, अगर मैं काम अच्छा काम करता हूँ मैं ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इस पे यहाँ पे प्लस 1 कर दिया मैंने ये, और इधर यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं एडिंग 1 बोथ साइड कर दिया, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये रहा, ठीक। तो क्या होगा, अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ। जब मैं एलसीएम लूंगा नीचे आएगा FC, ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा FC प्लस DF इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम आ जाएगा EC, यहां पे आ जाएगा AE प्लस EC, है ना। सही बोला कि नहीं बोला? तो अब देखो FC प्लस DF क्या हो रहा है, FC प्लस DF, अच्छा FC प्लस DF, FC प्लस DF, wait a minute, what is this, DF upon FC, DF upon FC। जब यहाँ पे लिया मैंने LCM लिया मैंने FC प्लस DF, अच्छा अरे ये गलत लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे DF अपॉन FC लिखा हुआ है, DF अपॉन FC लिख दिया, गलत लिख दिया। यहाँ पे A आना चाहिए था, यहाँ पे होगा A, क्योंकि ये लाइन है ना, AF अपॉन FC होता है ना, तो यहाँ पे A होगा। अगर यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा AF, ठीक। जब यहाँ पे AF होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। यहाँ पे एलसीएम आएगा मेरा FC यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा FC प्लस AF, ठीक। अब देखो FC प्लस AF कितना होता है, FC प्लस AF, FC ये वाला साइड और AF ये वाला साइड, है ना। तो मतलब ये बन गया AF अपॉन, सॉरी ये बन जाएगा AC, ये बन जाएगा AC, FC प्लस AF हो रहा है ना, FC ये वाला और ये AF, इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, AC अपॉन FC आ गया इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC, ठीक है ना। तो बन जाएगा ये AC अपॉन EC था नीचे, ठीक है ना। अब देखो यहां से AC आप काट सकते हो, है ना। AC काट दिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन FC इक्वल्स टू 1 अपॉन EC, है ना। FC, तो इससे अगर रेसिप्रोकल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली बात नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो इससे हम लोग एक और चीज ले सकते हैं, क्या, इससे हम लोग ले सकते हैं कि FC इज इक्वल्स टू EC, है ना। अब देखो FC इज इक्वल्स टू EC क्या बोल रहा है ध्यान से, FC इज इक्वल्स टू EC, मतलब जो ये वाली लेंथ है FC वो EC के इक्वल है बेटा। ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई लंबी लाइन छोटी लाइन के बराबर तो हो ही सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये मान लो अगर EC है, ये अगर हमारी E और C है और ये हमारी FC है, और अगर ये बोल रहा है कि FC इक्वल टू EC आ गया मेरा, तो सिंपल सी बात है, बड़ी लाइन तो छोटी के बराबर होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि FC EC ही है, मतलब FC जो है
वो EC लाइन वाली है, बस उसका नाम अलग कर दिया गया। मतलब कि अगर FC इक्वल टू EC होना तो ये तो पक्की बात है इसकी हाइट इसके बराबर ही होनी चाहिए। बराबर होने का मतलब ये जो F वाला पॉइंट है वो भी E पे ही गिरेगा, जहां पे E है वहीं पे F होना ही होना है। अगर FC इक्वल टू EC हो रहा है विच इम्प्लाइज इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे विच इम्प्लाइज कि F कोइंसाइड्स ऑन E, ठीक है ना, F कोइंसाइड्स ऑन E, ठीक है ना। 10 मार्कर चेंज कर देते हैं 10। अब जब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे लिख दोगे आप 10 DE इज पैरेलल टू BC। ये हमने कैसे लिख दिया, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया कि देखो आप, जब हमको पता है FC इक्वल टू EC है, SC इक्वल टू EC है, और हमको ये तो गिवन था ही कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है। हमने यहाँ पे हम लोग ने ये सब इतना बड़ा क्यों सॉल्व किया, हमने ये सब इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमने यहाँ पे मानना था DE नॉट पैरेलल टू BC, हमने ये मान लिया था। और उसके बेसिस पे मैंने एक दूसरी लाइन ले ली थी DF, ठीक है ना। वो DF जब हमने लिया था तो उस DF को लेकर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ पैरेलल वाला केस, तब आखिरी में पता चलता है कि जो DF है, मतलब जिसको मैंने पैरेलल माना था, वो असल में DE ही है, ठीक है ना, जिसको मैंने कह दिया था पैरेलल नहीं है। इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि इससे साबित ये हो गया कि DE BC के पैरेलल है। देखो ऐसे ये वाले कोई केसेस होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको दिया गया है कि साबित करो ये सही है, ठीक है ना, साबित करो ये सही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू में बोल देते हैं कि चलो मान लिया ये गलत है, ठीक है, चलो मान लिया ये गलत है। फिर हम लोग कुछ बातें बोलते हैं जो कि कहती है कि नहीं ये तो गलत नहीं है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इससे ये सब देखो, मतलब सीधे कहने का मतलब ये है, अगर किसी को सही प्रूफ करना है तो ये प्रूफ कर दो कि वो गलत नहीं है। अगर किसी चीज को सही प्रूफ करना है तो ये प्रूफ कर दो कि वो गलत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सही प्रूफ हो जाएगा। बस यही वाली कंडीशन हम लोग इन क्वेश्चंस में लगाते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। देखो पहली चीज सिर्फ लैंग्वेज दी गई है, ठीक है ना, डायग्राम आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में। इसका मतलब अगर आप डायग्राम बनाते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले डायग्राम बनाते हैं या फिर फिगर बनाते हैं। डायग्राम यहाँ नहीं आता, फिगर होता है मैथ्स में, ठीक है। तो क्या है, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। पहली चीज तो मुझे चाहिए ट्रायंगल एक, हमने ले लिया एक, और जो नीचे लाते हैं जरूरत पड़ेगी, ये कुछ इस प्रकार से हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए, दिस इज बी एंड सी। अब क्या बोल रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब किसी भी एक एंगल का हम लोग एक इंटरनल बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां से खींच लो, चाहो तो यहां से खींचो, चाहो तो यहां से, जहां से मन करे आपका, ठीक है ना। तो चलो मैंने यहां से खींचता हूँ, सबसे फैमिली यहीं से होते हैं ज्यादातर लोग, खींच दिया। इंटरनल बाइसेक्टर of an angle triangle divides, internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally। इस एंगल के ऑपोजिट कौन आ रहा है, BC आ रहा है, इस साइड को वो इंटरनली डिवाइड कर देता है। मतलब बेसिकली BC, सॉरी यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को D दे दूं तो ये कह रहा है कि BD इक्वल टू DC कर देता है, ठीक है ना। तो और देखो असल में हमको प्रूव करना है ये चीज, हमको ये प्रूव करना है कि जो ये बाइसेक्टर आ रहा है वो BD वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, डिवाइड द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो। हमको रेशियो चाहिए, मतलब BD अपॉन DC इक्वल्स में चाहिए रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जो ये साइड्स हैं इनके पास ही तो एंगल तो इन्हीं साइड्स के पास है कि नहीं। तो इन साइड्स के रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि हमको AB अपॉन AC करना है, AB अपॉन AC, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो चलो ये चीज हमको प्रूफ करनी है, तो आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे गिवन, जैसे ना हम लोग करते हैं अभी तक जो प्रूविंग करते हैं उससे कैसे कर सकते हैं। गिवन में आप देख लो, गिवन में आप बोलो कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, जहां पे AD जो है AD बाइसेक्टर कहलाएगा आपका, SECTOR, ठीक है ना। बस इतना लिख दो, काफी इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप आओगे, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पे आओगे आप ये लिख दो, वहां पे क्या लिख दोगे, BD अपॉन DC
इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ये लिख दिया आपने। अब कुछ कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, मैं बताता हूँ कैसे कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ पहले, कंस्ट्रक्शन TRUCTION। अब आप ध्यान से पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC तो मान लो ये समझ में आता है, थेरेस थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन में ही पढ़ा था हम लोगों ने, ये कुछ रेशियो तो जान पहचान का है, लेकिन AB अपॉन AC बोल रहा है, AB अपॉन AC, भाई ये कोई रेशियो तो था ही नहीं हम लोग को, में ये तो हमने कभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए हमको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये साइड भी उसमें आ जाए, तो इसी के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा, कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, फिर बताऊंगा कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, CE पैरेलल टू DA मीटिंग BA प्रोड्यूस एट E। क्या बोल रहा है, BA प्रोड्यूस, BA मतलब यही लाइन को इसको मैंने एक्सटेंड करा एक तरीके से, ठीक है ना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, CE पैरेलल टू DA मीटिंग BA प्रोड्यूस एट E। तो देखो ये यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँ, ऐसे ऐसे आगे मैं बढ़ाता जाऊँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये करना है। ड्रॉ CE पैरेलल, सच से हमको ये मान के चल रहा है कि CE पैरेलल टू DA जा रही है, मतलब ये लाइन जो यहाँ पे E पॉइंट मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा E पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ पहले, ये खींची मैंने एक्सटेंड किया, ये मतलब बेसिकली लोग कर रहे हैं कि इस पॉइंट से एक लाइन लेते हुए जा रहे हैं, और इस BA को हम लोग एक्सटेंड करते हुए जा रहे हैं, जहां पे भी वो पॉइंट मिल जाएंगे, जहां पे दो लाइनें मिल जाएंगी उस पॉइंट को मैं नाम दे दिया E, और इस तरीके से जा रहे हैं कि जो ये AD है, नहीं सॉरी हाँ, जो ये AD है मतलब DA है वो CE के पैरेलल है, मतलब ये लाइन AD और ये CE पैरेलल है। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा अब अपने पुराने ख्याल में जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो मतलब कि ये रेशियो इक्वल होगा इस रेशियो को, है कि नहीं, कुछ ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं लोग प्रूविंग पे, ठीक है, अब मैं कुछ इरेज करने वाला हूँ, मैं एक क्वेश्चन हटाने वाला हूँ, ठीक है ना, ये मतलब सब कुछ पूरा बदलने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हटाने वाला हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, 2 सेकंड दिए आपको, 1 2 काफी है। तो देखो ये हमारा फिगर था, ठीक है ना, हम लोग आगे का लिखने वाले हैं। अब जैसे कि हमको पता था कि जो AD था वो हमारा बाइसेक्टर था, ठीक है ना, बाइसेक्टर का मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, अगर मैं इसको मान लूं 1, इसको मान लूं 2, ठीक है ना, तो पहली चीज हमको क्या पता है, पहली चीज हमको पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों ऐसा क्यों है, AD एक बाइसेक्टर है, बिकॉज AD इज अ बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये चीज हमको पता है। अब देखो सिंस AD is parallel to CE, मतलब DA is parallel to CE, since DA is parallel to CE, हमने अभी खुद ही कंस्ट्रक्शन में लिखा था, इतना ऐसा लिखा हुआ है इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ, since DA is parallel to CE, तो अगर मैं इस एंगल को यहाँ पे इस एंगल को मैं नाम दे दूं 3 नाम दे दिया, तो क्या बन जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे, क्योंकि DA और EC पैरेलल है, तो भाई हमको पता है, हम लोग एंगल्स पढ़े हुए हैं कुछ, हम लोग को पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है उसका ये वाला एंगल, उसका ये वाला एंगल इक्वल हमेशा कहलाता है, ठीक है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ठीक। अब अगर मैं मान लूं इसको 4, अगर मैं इसको एंगल 4 मान लूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल का साइन होता है, एंगल्स लिखने का साइन, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, इनको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है एंगल 1 4 के इक्वल, एंगल 2 3 के इक्वल है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो विच इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, कैसे लिखा, क्योंकि हमको पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ही,
और अगर एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 के भी इक्वल हुआ। अगर जैसे मान लो हमको पता होता है, जैसे ये ट्राइंगल दिया गया हम लोगों को, अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, और हमको पता है इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि जो साइड्स हैं वो भी दूसरे के इक्वल होंगी, है कि नहीं, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो विच इंप्लाइज, अगर मैंने इसको जैसे कि यहाँ पे ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है कि नहीं, तो ये और ये इक्वल है एंगल्स, इसका मतलब AC और AE भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना, बस वही मैं लिखने वाला हूँ, विच इंप्लाइज AC इज इक्वल्स टू AE, ठीक है ना, समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हम लोग करने वाले नाउ इन ट्राइंगल BCE, नाउ इन ट्राइंगल BCE बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है उसमें देखने वाले हम लोग। मार्कर चेंज कर देते हैं, शायद दिखे आप लोगों को, शायद दिखे मेरी मतलब क्या बोलते हैं, सोच तो यही है कि आपको दिखना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, नाउ इन ट्राइंगल BCE, मैं इसी के आगे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BCE में क्या हो रहा है, BCE में हम लोग लगाने वाले थेल्स थ्योरम, BCE में लगाने वाले हम लोग थेल्स थ्योरम, कैसे लगेगी, बाय थेल्स थ्योरम, नाउ इन ट्राइंगल BCE बाय थेल्स थ्योरम क्या होने वाला है, BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BA अपॉन AC, BA अपॉन AC, ठीक है ना, BA अपॉन AC क्यों बेटा, AE सॉरी, यहाँ पे AE है ना, AE, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि थेल्स थ्योरम क्या बोलती है हमको कि अगर एक लाइन तीसरे साइड किसी एक साइड के पैरेलल है तो जो बचे वो दो साइड्स है उनका रेशियो सेम होगा, है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे AD पैरेलल थी EC के, इसका मतलब ये हुआ कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE, है कि नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे प्रूफ करा हुआ है AC इज इक्वल टू AE। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमको प्रूविंग में चाहिए क्या था, हमको प्रूविंग में चाहिए था BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, हमको ये चाहिए था प्रूविंग में, ठीक है। हमको BD यहाँ मिल रहा है, हमको DC यहाँ मिल रहा है, हमको AB भी यहाँ मिल रहा है, BA का मतलब AB तो होता है, और यहाँ AE आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक और चीज पता है कि AE इज इक्वल्स टू AC होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं विच इंप्लाइज BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू, इस BA को हम लोग A भी लिख दें अगर, बात तो एक ही है, अपॉन AE की जगह पर लिख रहे हैं हम लोग AC, क्योंकि दोनों इक्वल है और हमको यही चीज प्रूव करनी थी। इस तरीके से आपका होता है क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, ये आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, टू ट्राइंगल ABC एंड ADC, ठीक है ना, दो ट्राइंगल्स हमारे पास ABC और DBC। अरे यार क्या बोल रहा हूं, देखो बच्चा लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC, टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC lies on the same side of base BC, lies on the same side of base BC, full stop। अगला स्टेटमेंट है from a point P on BC, PQ is parallel to AB and PR parallel to BD are drawn, full stop। They meet AC in Q and DC in R respectively, prove that QR is parallel to AD। तो देखो भाई हमको आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि हमको इन्फॉर्मेशन दी गई, तो पहला काम क्या करना है हमको, पहला काम हमको करना है कि हमको फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है जो सेम साइड ऑफ बेस BC, मतलब एक ही बेस है दोनों का और सेम साइड गिर रहा है, मतलब अगर एक ऊपर है तो दूसरा वाला भी ऊपर ही है, ठीक है। तो चलो पहले बनाते हैं हम लोग एक बेस, इसका नाम दे दिया हमने BC, ठीक है ना। ट्राइंगल बनाने इन्हीं के ऊपर, तो अगर मान लो ट्राइंगल में ऐसा ले लेता हूं, ठीक है ना, तो दूसरा ट्राइंगल भी इसी बेस पे बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, ठीक, ये जा रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको नाम A दे दूं और इसको D दे दूं तो दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, कौन कौन से, ABC और DBC, यही ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट
P ऑन BC, मतलब BC पे कोई एक पॉइंट है कहीं पे भी P, मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। PQ पैरेलल टू AB इज ड्रॉन, PQ पैरेलल टू AB, मतलब PQ पैरेलल टू AB, AB के पहले एक लाइन जानी है, मतलब इसके पहले अगर मान लो ये पॉइंट है तो ये गया, ठीक है ना। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, PQ पैरेलल टू AB एंड Q दे मीट AC इन Q, मतलब AC पे जो पॉइंट है वो Q यहाँ पे गिरेगा। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है PR पैरेलल टू BD, BD के पैरेलल भी एक लाइन है, मतलब BD जो ये है इसके पैरेलल भी एक लाइन गई है, कौन सी है, वो है PR, मतलब P पॉइंट से जा रही है वो, तो ऐसे जाएगी। और दे मीट DC इन R, DC पे मिल रहा है वो R पे, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट QR इज पैरेलल टू AD। QR कोई लाइन दिख रही है, QR ये बनेगी, QR हमारी ये बनेगी, तो ये तो डायग्राम में आएगा ना, ये तो हमको प्रूफ करना है, तो मैं अगले दूसरे मार्कर से कर देता हूँ क्योंकि इसको प्रूफ करना है इसलिए। तो अगर हमको QR पैरेलल टू AD ये हमको प्रूफ करना है, तो इसे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है काफी आसान सवाल, ठीक है ना। तो चलो पहले ही शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे। अब देखो पहले मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को पता है PQ इज पैरेलल टू AB, PQ इज पैरेलल टू AB। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ABC पे आ गए, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू AB बाय थेल्स थ्योरम, अगर हमको ये पता है तो बाय थेल्स थ्योरम। आप थेल्स लिख दो या फिर चाहो तो BPT लिख सकते हो, बाय थेल्स या फिर BPT। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। बाय थेल्स और BPT हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनके रेशियो सेम होंगे, CP अपॉन BP, CP अपॉन BP इज इक्वल्स टू CP अपॉन BP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन Q, CQ अपॉन QA, ठीक है ना। ये चीज आ गई। अब देखो ये तो इस ट्रायंगल में काम हो गया। अब हमको एक और ये दिया गया पेयर, PR पैरेलल टू BD दिया गया, तो जब PR पैरेलल टू BD दिया गया, पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू किसके, कहां BD कहां, BD ये रहा, तो विच इंप्लाइज वाई सेम थिंग बाय थेल्स थ्योरम, क्या, जब ये लाइन इसके इक्वल है तो ये रेशियो CP अपॉन PB, CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू ये दो लाइन पैरेलल थी ना, तो ये जाएगा CR अपॉन RD, CR अपॉन RD, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे CP अपॉन BP है, यहाँ पे भी CP अपॉन BP है, ठीक है ना। बात तो एक ही PB या BP, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज ये इक्वेशन अगर मैं 1 मान लूं, इसको अगर मैं 2 मान लूं, तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमको, CQ अपॉन QA इक्वल्स टू CR अपॉन RD। मतलब कि CQ अपॉन QA कहां है, CQ अपॉन QA, CQ दूसरे मार्कर से हाईलाइट करते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, CQ, इतना CQ हो गया, यहां तक CQ आ गया, अपॉन QA, ये QA चल हो गया यहां से, ठीक है ना। QA इज इक्वल टू CR अपॉन RD, CR और ये RD। अब बेटा देखो बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, हमारा कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, हमारा कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता था कि अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, किसी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो कोई भी लाइन जो उससे, कोई भी लाइन में अगर खींच दूं तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन उस बचे हुए तीसरे वो लाइन के पैरेलल होगी, है कि नहीं। कुछ ऐसा था कन्वर्जन थ्योरम हमारी। तो जब हमको रेशियो यहाँ पे पता चल गया, इस ट्रायंगल की बात होगी, देखो ट्रायंगल यार, देखो ट्रायंगल ये बना देता हूं मैं अलग से, ये गया ये गया है, और ये कोई लाइन आई है इस तरीके की, ये है Q, ये है R, ये है D, ये है A, ये है C। हमको जब पता है, क्या हमको ये पता है कि CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RD है, ठीक है। ये अगर है तो हम लोग को बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम ये बोल सकते हैं कि QR इज पैरेलल टू AD, और हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखो कितना छोटा, तीन स्टेप का क्वेश्चन था खाली हमको मेन चीज यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मेन चीज थी डायग्राम बनाना, उसका एक अहम महत्व है यहाँ पे, अगर आपको ज्यादा नंबर में आता है तो, ठीक है ना। तो आप क्या लिखो, अगर ये बाय 1 एंड 2 ये लिखा मैंने, विच इंप्लाइज क्या बोलेंगे, विच इंप्लाइज बोलेगा ये QR पैरेलल टू AD,
और ये किस बेसिस से बोल पा रहे हो आप? ये बोल पा रहे हो आप कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और यही मेरे को प्रूव करना था, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर अगर ज्यादा लंबा हो गया तो शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे क्वेश्चन लगाते लगाते, ठीक है ना। तो फिर चलो आज का लेक्चर खत्म करते हैं और अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगले दिन। तो उसके लिए टाटा बाय बाय, सी यू।